हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड आप पहुंच चुके हैं हमारे रिकर्जन सीरीज के एक और बड़े प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का नाम है प्रिंट ऑल स्ट्रिंग परम्यूटेशंस इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, आपको आपके पास एक स्ट्रिंग है एंड आपको उस स्ट्रिंग की सारी परम्यूटेशंस को प्रिंट करना है। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन कैसे निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा। पूरी इस रिकर्जन सीरीज़ के अंदर मल्टीपल लेक्चर्स हम बना चुके हैं। आई थिंक ये हमारा 17th लेक्चर है इस रिकर्जन सीरीज़ का एंड इस एंटायर जावा डीएसए कंप्लीट प्लेलिस्ट का 70 वाला लेक्चर है एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, पर उसको डिस्कस करने से पहले एक बड़ी प्यारी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ कोड हेल्प। सो हमने कोड हेल्प को अपग्रेड कर दिया है, इसको हमने एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर आप डीएसए पढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं इन वन सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं चाहूँगा कि आप एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करके इस प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के जो हम डीएसए सीरीज़ पढ़ रहे हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं कोर्स सब्जेक्ट्स में, गो डीएसए कोर्स के अंदर जाके। यहाँ पर हमने सारी मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज वे में आपके लिए रखी हुई है। लेट्स से आप वहाँ पे स्ट्रिंग पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रिंग का कोई लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आपने लेट्स से परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग, अच्छा लेक्चर नहीं था, लेक्चर ही था, ओह अच्छा, ओह ये हम पढ़ चुके हैं क्या? अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, हमें प्रिंट ऑल परम्यूटेशन करनी, ये एक अलग क्वेश्चन था। मैं ये पहले पढ़ा दिया, दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो लेक्चर आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो रीऑर्गेनाइज स्ट्रिंग लेट्स से एक क्वेश्चन है, तो इससे आप इस प्रकार से यहाँ पर कोड डाउन भी कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। एंड वापस बैक टू द क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन सेज हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दी हुई है, लेट्स से वो स्ट्रिंग है ABC, और हमें आउटपुट में उस स्ट्रिंग की सारी परम्यूटेशंस प्रिंट करनी है। इसकी परम्यूटेशन क्या बन सकती है, एक बन गई ABC, एक बन गई ACB, एक बन गई BAC, एक बन गई BCA, एक बन गई CAB और एक बन गई CBA। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। तो मैंने कहा कि परम्यूटेशन का मतलब है, परम्यूटेशन का मतलब आप मान सकते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, पॉसिबल अरेंजमेंट। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपके पास यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स थे। सो लेट्स से मेरे पास 3 कैरेक्टर प्लेस करने के लिए ये 3 ब्लॉक्स हैं। अब मैंने बोला अगर मेरे पास 3 कैरेक्टर अलग अलग पड़े हैं, एक A है, एक B है और एक C है, इन 3 कैरेक्टर को मैंने आपको प्लेस करने की छूट दे दी कि A को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, B को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, C को भी कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। आपको पूरी लिबर्टी मैंने दे दी। तो क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या अरेंजमेंट्स, क्या क्या प्लेसमेंट्स पॉसिबल है। अगर A को मैं सबसे आगे रख दूं तो बचेगा क्या, BC। तो BC को मैं ऐसे रख सकता हूं या फिर ऐसे रख सकता हूं, है ना, A तो सबसे आगे है ही। या फिर मैं B को सबसे आगे रख दूं तो बचेगा क्या, AC। A और C को या तो ऐसे रख दो या तो ऐसे रख दो, B सबसे आगे है ही। या फिर मैंने कहा C को सबसे आगे रख दो, बचेगा क्या, AB। तो AB को या तो ऐसे रख लो या तो ऐसे रख लो, C सबसे आगे है ही। तो ये 6 पॉसिबल प्लेसमेंट्स, ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स जिनको मैं परम्यूटेशन कह रहा हूं, ये बन सकती हैं, ये बन सकती हैं। एंड दिस इज व्हाट ऑल परम्यूटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग लाइक ABC लुक्स लाइक। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब सवाल ये है कि कैसे निकालूं मैं इन परम्यूटेशंस को, या फिर तुम्हारे इस परम्यूटेशन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने बोला 3 दोस्त हैं। ठीक है, 3 लोग मैंने बनाए इस प्रकार से। एक का नाम मैंने बोल दिया, आपका नाम जी लव है, आपका नाम जी मनीष है और आपका नाम जी लक्ष्य है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक लाइन के अंदर तीनों को खड़ा करना है, पर आपके पास चॉइस, आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने एक में लव को आगे रख दिया, तो बचा कौन कौन, मनीष और लक्ष्य। लेट से मनीष को पहले रख दिया और लक्ष्य को बाद में रख दिया। पर मेरे पास एक और चॉइस थी कि मनीष को बाद में रख दिया और लक्ष्य को पहले रख दिया, और लव तो सबसे आगे था ही। तो ये 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। मैंने बोला लेट्स से कि लव को सबसे आगे नहीं रख रहे, मनीष को सबसे आगे रख रहे हैं। तो लेट्स से मनीष को सबसे आगे रख दिया, तो बचे कौन से 2 लोग, एक तो लव बचा और एक लक्ष्य बचा। तो लव को पहले रख दिया, लक्ष्य को बाद में रख दिया। या फिर एक और चॉइस है कि लक्ष्य को पहले रख दिया और लव को बाद में रख दिया, बचा कौन, मनीष बचा। तो ये 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपने राइट डाउन कर दी। मैंने बोला लव और मनीष सबसे आगे आ चुके हैं, लक्ष्य एक बार भी सबसे आगे नहीं आया, तो लक्ष्य को सबसे पहले रख दिया। अगर लक्ष्य सबसे पहले रख लिया, बचे कौन कौन, मनीष और लव। सो लेट्स से मनीष को मैंने पहले रख दिया और लव को मैंने बाद में रख दिया।
एक और चॉइस क्या हो सकती है कि लव को मैंने पहले उठा लिया था, मनीष को मैंने बाद में उठाया, और लक्ष्य सबसे आगे था ही। तो ये पॉसिबल प्लेसमेंट्स हैं, ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, और इन्हीं अरेंजमेंट्स को या प्लेसमेंट्स को मैं क्या कह देता हूँ, इन्हीं को मैं परम्यूटेशन कह देता हूँ। कि अगर मेरे पास ये 2 लोग, ये 3 लोग होते तो उनकी परम्यूटेशन ऐसी दिखती। ये कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 का फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 3 × 2 × 1। आपके पास एग्जैक्टली कितने परम्यूटेशन आई? 6, दैट इज 3 का फैक्टोरियल। सो बेसिकली जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स होंगे या नंबर्स होंगे, उनका फैक्टोरियल निकाल लो, उतनी परम्यूटेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी, मजा आया। दिस इज व्हाट अ परम्यूटेशन इज। अब सवाल मन में आता है कि परम्यूटेशन निकालूं कैसे, हाउ टू फाइंड परम्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, कैसे मैं सारी की सारी परम्यूटेशन निकाल सकता हूं। अब मैंने बोला अगर मैं लॉजिक वाइज बात करूं तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है लॉजिक वाइज कि मैं हर एक कैरेक्टर को हर एक पोजीशन पे रखने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ए मेरा सेकंड पोजीशन पे आ गया, ए मेरा लास्ट पोजीशन पे आ गया। देखो इस वाली अरेंजमेंट को देखोगे तो ऐसा ही तो है। जैसे देखो शुरुआत में ए और ए रख के देख लिया, शुरुआत में बी और बी रख के देख लिया, शुरुआत में सी और सी रख के देख लिया, बीच में ए रख के देख लिया, बीच में बी रख के देख लिया, बीच में सी रख के देख लिया, लास्ट में ए रख के देख लिया, लास्ट में बी रख के देख लिया, और लास्ट में सी रख के देख लिया। तो लॉजिक मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए, पता नहीं शायद मैं गलत भी हूं, कि मैं हर एक कैरेक्टर को हर एक पॉसिबल पोजीशन पे रखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं कोड करने के, इस अप्रोच के 2 तरीके हो सकते हैं कोड करने के। ठीक है, पहला तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास लेट्स से एक स्ट्रिंग थी ए बी सी और मेरे को इनको प्लेस करना था इन 3 ब्लॉक्स के अंदर। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि मैंने ब्लॉक फिक्स कर लिया कि यार इस वाले ब्लॉक के अंदर डेटा रखूंगा, और इस ब्लॉक के अंदर मैंने सबको ट्राई करके देख लिया। एक बार ए को रख के देख लिया, बाकी रिकर्जन को बोला तू सॉल्व करके लिया भाई। एक बार बी को रख के देख लिया, बाकी रिकर्जन को बोला कि तू सॉल्व करके लिया भाई। एक बार सी को रख लिया, बाकी रिकर्जन को बोला कि तू सॉल्व करके लिया भाई। एक तरीका ये पॉसिबल है। या फिर एक और दूसरी अप्रोच भी पॉसिबल है कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी और मेरे पास ये 3 ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक सिंगल कैरेक्टर पकड़ा ए को मैंने फर्स्ट में रख के देख लिया, बाकी रिकर्जन से सॉल्व करवा लिया। ए को मैंने बीच में रख के देख लिया, बाकी रिकर्जन से सॉल्व करवा लिया। ए को मैंने लास्ट में रख के देख लिया, बाकी रिकर्जन से सॉल्व करवा लिया, खत्म। दोनों तरीके पॉसिबल है, दोनों तरीके से कोड कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं आपको अभी के लिए ये वाला तरीका बताऊंगा जहां मैंने एक पोजीशन फिक्स कर ली है, उस पोजीशन पे सबको मैंने रख के देख लिया है और बाकी रिकर्जन से सॉल्व करवा लिया है। अगर देखने में कैसा लगेगा ये समझना चाहते हो तो ऐसा कुछ होगा। तो जब मैंने ये डब्बा बनाया और मैंने बोला एक बार मैंने ए को रख के देख लिया, तो ये इस प्रकार का था। बाकी मैंने किसको बोला, रिकर्जन तू सॉल्व करके ला, तो रिकर्जन ने क्या आंसर बना दिए, ए बी सी और ए सी बी। उसके बाद यही डब्बा था पर मैंने बी को रख के देख लिया, बाकी रिकर्जन को बोला कि तू सॉल्व करके ला, तो उसने क्या आंसर बनाए, बी ए सी और बी सी ए। उसके बाद एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैंने सी को यहाँ पर रख के देख लिया और बाकी बोला रिकर्जन तू सॉल्व करके ला, तो क्या आंसर निकला, सी ए बी और सी बी ए, खत्म। इस प्रकार से आंसर निकल सकता है। अगर इन डिटेल हम देखना चाहते हैं तो मैं तुम्हें रिकर्सिव ट्री बना के भी दिखा सकता हूँ, तुम्हें जैसे समझ में अच्छे से आएगा वैसे हम कर लेंगे, है ना। तो मैंने कहा लेट्स से हम रिकर्सिव ट्री इन डिटेल देखना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर पहले फाइनलाइज कर लेते हैं। हर रिकर्सिव कॉल में या फिर हर फंक्शन कॉल में मैं 2 पैरामीटर दूंगा हमेशा, अभी के लिए। हो सकता है कोड जब करूं तो एक आधा कम ज़्यादा हो जाए, पर अभी के लिए 2 फाइनलाइज कर ली मैंने। ऊपर वाला पैरामीटर मैंने बोल दिया ये क्या होगा, ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग होगी जो कि लेट्स से मैंने बोल दिया ए बी सी है। और नीचे वाला पैरामीटर ये मैंने बोल दिया ये मेरी आंसर वाली स्ट्रिंग होगी, ठीक है। या फिर जनरली मैं इसके लिए आउटपुट स्ट्रिंग वाला वर्ड यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसको बोल दिया ये मेरी आउटपुट स्ट्रिंग होगी। आउटपुट स्ट्रिंग का मतलब इसके अंदर मैं अपना आंसर बिल्ड कर रहा हूँ। शुरुआत में आंसर क्या है, शुरुआत में आंसर खाली है, एम्प्टी, ठीक है। ये फाइनलाइज कर लिया। तो जब भी इस प्रकार से मैं रिकर्सिव कॉल राइट डाउन करूंगा, सबसे ऊपर क्या होगा, इनपुट स्ट्रिंग जिसके परम्यूटेशन मुझे निकालने हैं, सॉरी गाइस, जिसके परम्यूटेशन मुझे निकालने हैं, और नीचे वाला आउटपुट स्ट्रिंग जो परम्यूटेशन अब तक मैं क्रिएट कर चुका हूं या जो आउटपुट मैं अब तक क्रिएट कर चुका हूं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा इसको अगर हम देखें तो मेरे पास कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3। तो जो करंट पोजीशन पर मुझे कैरेक्टर प्लेस करने हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। तो 3 तरीके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये और तीसरा तरीका ये। लेट्स से
पहले तरीके में मैंने बोला कि मुझे ए को प्लेस करना है उस पोजीशन पर, तो मैंने ए को निकाल लिया। तो कौन सा करेक्टर निकाल चुका हूँ? ए वाला करेक्टर निकाल चुका हूँ। अगर मैं इस स्ट्रिंग में से जहाँ ए बी सी एज अ कॉन्टेंट पड़ा है इसमें से ए निकाल लूँ तो क्या बचेगा? बी सी। तो मैंने बोला रिमेनिंग स्ट्रिंग मेरे पास क्या बची? बी सी। ऐसे ही मैंने बोला इस केस में लेट्स से मैंने करेक्टर कौन सा निकाल लिया? बी निकाल लिया कि बी को मैं अपनी करंट पोजीशन पर प्लेस करूँगा। अभी करा नहीं है, करूँगा। तो अगर ए बी सी में से बी निकाल लिया, रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी? ए सी। ऐसे ही मैंने बोला कि लेट्स से इस वाले केस में मैंने सी निकाल लिया कि सी को मैं अपनी करंट पोजीशन पर प्लेस करूँगा। जो 3 खाली डब्बे हैं ना उसमें मैं इस वाली पोजीशन को भी, क्योंकि पहला डब्बा फिल करना है सबसे पहले, तो इस पोजीशन को बार बार मैं करंट पोजीशन बोल रहा हूँ। अगर सी निकाल लिया ए बी सी में से तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी? ए बी सी में से सी निकाल लिया, बचा क्या? ए बी। ठीक है, अब खुद सोचो, पुराना आउटपुट क्या था? एम्प्टी स्ट्रिंग। इस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या इंक्लूड करना चाहता हूँ? करंट कैरेक्टर। तो मेरा नया आउटपुट क्या बन गया? मैंने बोला अगर मैं एम्प्टी के अंदर ए प्लस करता हूँ तो आंसर क्या बनता है? ए बनता है। तो मेरा नया आउटपुट क्या बन गया? मैंने बोला ए मेरा नया आउटपुट बन गया। और किस स्ट्रिंग को मुझे सॉल्व करना है? रिमेनिंग स्ट्रिंग को मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने बोला रिमेनिंग स्ट्रिंग को मुझे सॉल्व करना है। ये बन गई मेरी एक रिकर्सिव कॉल जो मुझे आगे सॉल्व करनी है। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करनी है। अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। पहले वाली स्ट्रिंग मेरी हमेशा क्या कहलाएगी? ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग कहलाएगी जिसके लिए मुझे परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है। और नीचे वाली स्ट्रिंग मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी आउटपुट स्ट्रिंग कहलाएगी जो मैं अब तक क्रिएट कर चुका हूँ। इसका ध्यान रखना, ये मत भूलना, तो कन्फ्यूज होगे पूरा का पूरा। अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ, पुरानी आउटपुट स्ट्रिंग एम्प्टी थी, अभी वाला कैरेक्टर बी था, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया? बी बना दिया। किस स्ट्रिंग को मुझे सॉल्व करना है? ए सी को मुझे सॉल्व करना है। ओके, अगर इस केस की बात करें, आउटपुट स्ट्रिंग एम्प्टी थी, अभी कैरेक्टर सी था, तो अभी का आउटपुट क्या बन गया? एम्प्टी प्लस सी, दैट इज सी। और इसको मुझे सॉल्व करना है, ए बी को मुझे सॉल्व करना है। बहुत ही बढ़िया, इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला इस स्ट्रिंग को मुझे सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, इसमें 2 कैरेक्टर हैं। अब क्योंकि एक पोजीशन तो मैंने फिल कर दी, देखो इस पोजीशन में पहली पोजीशन फिल हो चुकी है। ऐसा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते ऐसे नजर आएगा तुम्हें, ये 2 डब्बे खाली हैं। ठीक है, अब सेकंड वाली पोजीशन यानी ये वाली पोजीशन फिल करनी है मेरे को। उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो बी या तो सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितनी कॉल जाने वाली है? एक कॉल जाएगी बी वाले करेक्टर की और एक कॉल जाएगी सी वाले करेक्टर की। तो मैंने बोला एक कॉल जाएगी जहाँ पर मैंने कौन सा करेक्टर पिक किया है? बी वाला। अगर मैंने बी निकाल लिया बी सी में से तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी? रिमेनिंग स्ट्रिंग बचेगी सी। और दूसरी कॉल जाएगी सी के लिए। अगर मैंने सी निकाल लिया बी सी में से तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगा? बी। बात समझ में आती है? ऐसे ही इस वाले केस को देखते हैं। यहाँ पर भी 2 करेक्टर हैं, ए और सी। तो एक केस हो सकता है कि मैंने करेक्टर कौन सा निकाल लिया? ए, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी? ए सी में से सी। एक केस हो सकता है कि मैंने करेक्टर कौन सा निकाल लिया? सी, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी? ए सी में से ए। ये पॉसिबल है। इसके लिए भी ए बी 2 करेक्टर हैं। तो एक केस क्या हो सकता है, ये करेक्टर कौन सा निकाल दिया मैंने? ए बी में से ए निकालूंगा तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी? ए बी में से ए निकाल लिया तो बी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए बी में से मैंने बी निकाल लिया, ए बी में से बी निकाला तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बची? ए। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला पुराना आउटपुट वॉज ए, उसमें मैंने बी को इंक्लूड कर दिया, तो क्या बना? ए बी बना। किसको सॉल्व करना है? सी के लिए मुझे सॉल्व करना है। पुराना आउटपुट वॉज ए, इसमें सी वाले करेक्टर को इंक्लूड कर दिया, क्या बन गया? ए सी। किसको सॉल्व करना है? बी को सॉल्व करना है। इसके लिए कॉल जाएगी, इसके लिए कॉल जाएगी। पुराना आउटपुट वॉज बी, का करेक्टर ऐड करना है? ए, तो क्या बना? बी ए। किसको सॉल्व करना है? सी को सॉल्व करना है। इसके लिए कॉल जाएगी। पुराना आउटपुट वॉज बी, अभी का करेक्टर इज ए। सॉरी गाइज, कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, यहाँ गलती कर दी। नहीं, सॉरी। पुराना आउटपुट वॉज बी, अभी का करेक्टर इज सी, तो क्या बन गया? बी सी। किसको सॉल्व करना है बाद में? ए, रिमेनिंग स्ट्रिंग को सॉल्व करना है। इसके लिए कॉल जाएगी। पुराना आउटपुट सी, करंट करेक्टर ए, क्या बना? सी ए। किसको सॉल्व करना है? बी को सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व कर देना। पुराना आउटपुट वॉज सी, अभी का आउटपुट इज ए, क्या बना? दोबारा गलती कर दी। पुराना आउटपुट वॉज सी, अभी का करेक्टर इज बी, क्या बना? सी बी। सॉल्व किसको करना है? ए के लिए सॉल्व करना है।
ठीक है, अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सारे रिकर्सिव कॉल्स के अंदर जो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इनमें ऊपर वाला इज इनपुट स्ट्रिंग और नीचे वाला इज आउटपुट स्ट्रिंग। ऊपर वाला जिसके लिए परमुटेशन फाइंड आउट करनी है, नीचे वाला जितनी परमुटेशन अभी तक मैं क्रिएट कर चुका हूँ, इस प्रकार से कुछ कुछ। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे पास एक ही करेक्टर है ना। तो अगर एक ही करेक्टर मेरे पास है तो इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, एक ही करेक्टर है, इसको तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ए बी तो डल चुका है, एक ब्लॉक खाली है, ए सी तो डल चुका है पर एक ब्लॉक खाली है, बी ए तो डल चुका है पर एक ब्लॉक खाली है, बी सी तो डल चुका है पर एक ब्लॉक खाली है, सी ए तो डल चुका है पर एक ब्लॉक खाली है, सी बी तो डल चुका है बट एक ब्लॉक खाली है। तो जो ये एक ब्लॉक खाली है वो ये वाला करेक्टर फिल करेगा ना। तो हम यहाँ पे जब आगे गए तो हमने बोला करेक्टर निकाल लिया मैंने क्या, सी। तो अगर मैंने सी करेक्टर निकाल लिया इनपुट स्ट्रिंग में से तो रिमेनिंग क्या बचेगा, एम्प्टी, है ना। इसके लिए हमने देखा ये बी सी नहीं है भाई, ये सिर्फ बी था ना, तो ये सिर्फ बी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करेक्टर निकाल लिया, करेक्टर क्या निकला, बी, और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, अगर बी में से बी ही निकाल लिया तो कॉमन सेंस की बात है एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी। इस वाले केस के अंदर यहाँ पर क्या पड़ा है, सी, तो करेक्टर कौन सा निकल गया, सी, और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी। इसमें करेक्टर कौन सा पड़ा है, ए, तो हमने कौन सा करेक्टर निकाल लिया, ए, और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या हो गई, एम्प्टी। इसमें कौन सा करेक्टर मिला, बी, तो हमने निकाल दिया बी, और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या हो गई, एम्प्टी। इसमें कौन सा करेक्टर पड़ा है, ए, तो हमने करेक्टर निकाल दिया ए, और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या हो गई, एम्प्टी। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस केस को अगर सॉल्व करना है, आउटपुट में ए बी पड़ा था, अभी का करेक्टर सी है, तो क्या बना, ए बी सी, रिमेनिंग क्या बचा है, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको देखो, आउटपुट में ए सी पड़ा था, अभी क्या मिला, बी, तो बन गया ए सी बी, और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी। बी ए और सी क्या बना, बी ए सी, रिमेनिंग में क्या पड़ा है, एम्प्टी। बी सी और ए क्या बना, बी सी ए, रिमेनिंग क्या है, एम्प्टी। सी ए और बी क्या बना, सी ए बी, रिमेनिंग में क्या पड़ा है, एम्प्टी। सी बी और ए क्या बना, सी बी ए, रिमेनिंग में क्या पड़ा है, एम्प्टी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई इनपुट वाली, ऑब्जर्व अगेन, याद रखना ये एक रिकर्सिव कॉल है, इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग, इस प्रकार से। तो अगर इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है तो इसको मैं बेस केस ट्रीट कर सकता हूँ, और बेस केस हिट होने पे जो भी मेरी आउटपुट स्ट्रिंग है उसको मैंने आंसर के अंदर स्टोर करा लिया। सेम फॉर दिस, ये रहा, यानी बेस केस ये मैंने आंसर में स्टोर करा लिया, ये रहा बेस केस, ये मैंने आंसर में स्टोर करा लिया, ये रहा बेस केस, ये मैंने आंसर में स्टोर करा लिया, ये रहा बेस केस, ये मैंने आंसर में स्टोर करा लिया, ये रहा बेस केस, ये मैंने आंसर में स्टोर करा लिया। इस प्रकार से कर लिया। अब ये कौन सी अप्रोच थी, ये एग्जैक्टली मेरी पहली वाली अप्रोच थी, जहां मैंने बोला कि मैंने करंट पोजीशन के ऊपर हर एक कैरेक्टर को रख के देख लिया। अच्छा, हर एक कैरेक्टर कैसे रखोगे, लूप लगा के। क्या आपने स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाया, हर एक कैरेक्टर उठाते गए रख के देखा, उठाते गए रख के देखा, उठाते गए रख के देखा, बाकी रिकर्जन को बोले तू सॉल्व कर ली। ठीक है, इसी को मैं कोड करना चाहता हूँ, एक बार इसी को अपन कोड करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि जो जो वेरिएबल्स की नीड है पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट से मैंने बोला किसी की नीड है ही नहीं मुझे, मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, आउटपुट स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी है वो पास कर दी, मुझे एक आंसर बनाना पड़ेगा, वो बना लेता हूँ। तो मैंने बोला आंसर के अंदर स्टोर करना है सब कुछ, तो न्यू, ठीक है जी। लास्ट में मुझे क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला कि लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कर देना, तो मैंने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया रिटर्न करने से पहले, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्टैटिक वॉइड सॉल्व स्ट्रिंग आउटपुट, और यहाँ पर एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर मेरी इनपुट स्ट्रिंग और रिमेनिंग स्ट्रिंग एम्प्टी आई है, इसका मतलब क्या है, अगर इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी आई है तो ये वाला केस बेसिकली, अगर इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है तो इसका मतलब आउटपुट रेडी है, आंसर में स्टोर कर लो। तो ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। इसका मतलब आउटपुट स्ट्रिंग में परम्यूटेशन रेडी है
उसे आंसर वाली लिस्ट में स्टोर कर लो एंड चलो वापस। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर मेरी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है तो उसको तो इसका मतलब आउटपुट रेडी है, इसमें आउटपुट रेडी है तो इसको आंसर में स्टोर कर लो। तो आंसर में मैंने आउटपुट को स्टोर कर लिया और मैंने बोला चलो वापस, रिटर्न, ख़त्म, बेस केस बना दिया मैंने, सिंपल, पहला काम डन। अगला काम मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि हर कैरेक्टर को करंट पोजीशन पर ट्राई करके देखो एंड बाकी रिकर्जन को दे दो। ऐसा कुछ सीखा था हमने, है ना, यही तो बोला था हमने कि हम क्या करेंगे, हम करंट पोजीशन पर हर कैरेक्टर को ट्राई करके देखो, बाकी रिकर्जन को दे दो। यही सीखा था, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने लूप चलाया फॉर इंट i = 0 i <s डॉट लेंथ एंड हमने सिंपल सी बात बोली कि सबसे पहले जब लूप चला रहे हो तो किस करेक्टर के लिए, अब किस करेक्टर को प्लेस करने वाले वो करेक्टर निकाल लो। करेक्टर ch वुड बी इक्वल टू s डॉट कैरेट i, ठीक है। अब अगर मैं ये करेक्टर मेरी स्ट्रिंग में से निकाल लूँ तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी, तो मैंने बोल दिया रिमेनिंग स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। सब स्ट्रिंग वाले मेथड का यूज़ कर लिया, ith इंडेक्स से निकालिए ना, तो ith इंडेक्स के पीछे वाला पार्ट ले लो, पहले तो ले लिया। ith इंडेक्स वाले पार्ट को इग्नोर कर दो, कर दिया। ith इंडेक्स के बाद वाले पार्ट को ले लो जी, हो गया। तो ith इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रिंग हमने प्रिपेयर कर ली। अब इसके बाद की कहानी रिकर्जन संभालेगा, बाकी रिकर्जन देख लेगा। ये थोड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो रिकर्सिव कॉल मारी है वो कैसे मारी, ये समझना चाहता हूँ मैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैंने बोला कि ध्यान से देखो, ये रहा मेरा करेक्टर, ये रही मेरी रिमेनिंग स्ट्रिंग, ये रही मेरी रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल के अंदर ये दो पैरामीटर कैसे बने, ये सोचना चाहते हैं हम। ध्यान से देखो, ये वाला CB जो कि आउटपुट स्ट्रिंग है, बाद में देखते हैं इस वाले पार्ट को ना। ये रहा करेक्टर, ये रहा रिमेनिंग स्ट्रिंग, ये मैंने रिकर्सिव कॉल मारी है। तो इसमें इनपुट स्ट्रिंग क्या गई, इसमें इनपुट स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या गई, जो मेरी रिमेनिंग स्ट्रिंग थी वही मेरी इनपुट स्ट्रिंग बन गई। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं कॉल मारूँ तो जो मेरी रिमेनिंग स्ट्रिंग है वही मेरी इनपुट स्ट्रिंग बन गई। और आउटपुट स्ट्रिंग कैसे बनी है ये ढूंढ के आते हैं एक बार। मैंने बोला ये जो CB वाली स्ट्रिंग है ये कैसे बनी है, मैंने बोला बहुत आसान है, पुराने वाले आउटपुट को करंट कैरेक्टर के साथ ऐड करके CB बना था, तो पुराना आउटपुट प्लस करंट कैरेक्टर बन गया नया आउटपुट। पुराना आउटपुट इज दिस, करंट कैरेक्टर इज दिस, बन गया नया आउटपुट। लास्ट में मुझे आंसर पास करना है, मैंने पास कर दिया, खत्म, कोड खत्म, इतना ही था, डन मेरे दोस्त, इतना ही था। ये जो पूरी रिकर्सिव ट्री के अंदर कहानी आप देख रहे हैं वो एग्जैक्टली इस पूरे कोड के माध्यम से बिल्ड हो रही है, खत्म। आपने हर कैरेक्टर को इस पोजीशन पर 1 by 1 आपने करंट पोजीशन पर हर कैरेक्टर को रख के देख लिया है, ठीक है, एंड बाकी आपने रिकर्जन से सॉल्व करवा लिया है। जब आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, इनपुट स्ट्रिंग, तब आपने बोला यानी आउटपुट वाली स्ट्रिंग के अंदर आंसर बन चुका है, परम्यूटेशन बन चुकी है, उसको आपने आंसर में स्टोर करा लिया, वापस आ गए, सॉर्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, चल रहा है, एक बार सबमिट कर लेते हैं, बिल्कुल चल गया, मज़ा आ गया, है ना। तो ये था मित्रों आपके आज की क्लास में, जहाँ पे आपने क्या किया, n² कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मुझे बताना कि कैसे n², कहीं गलत तो नहीं, कहीं सही तो नहीं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कहीं n तो नहीं, ऑफ n तो नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहीं। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट होमवर्क 5-6 टेस्ट केस लेना, उनके ऊपर ड्राई रन करके देखना इस पूरी एल्गोरिथम को, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगी। और तीसरी चीज़, C++ के अंदर ना परम्यूटेशन निकालने का, ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है, जो कि O ऑफ n फैक्टोरियल टाइम ले रहा होता है, और वो तरीका बैक ट्रैकिंग इन्वॉल्व करता है, बैक ट्रैकिंग के माध्यम से होता है। तो मैं चाहूँगा कि तुम एक बार C++ का बैक ट्रैकिंग वाला ये परम्यूटेशन वाला कोड एक बार देखना, और उस कोड को एक बार ड्राई रन करके देखना, क्या पता तुम्हारे दिमाग में और कुछ चीज़ें आ जाए। ये तुम्हारे लिए एक और होमवर्क है।
तो इस क्लास में इतना ही मेरे दोस्त, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे हम कुछ और रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कंकर की प्रॉब्लम्स को। आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। एंड मेक श्योर कि आप एक विजिट जरूर दे के आएँ codehelp.in को। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मेरी टीम ने और मैंने काफ़ी मेहनत करी है इसे क्रिएट करने में, काफ़ी रिसोर्सेज भी लगे हैं इसे क्रिएट करने में। तो एक बार जाके देख के आना, क्या पता आपके लिए कोई प्यारा सा फ्री रिसोर्स वहाँ पर वेट कर रहा हो और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाए, या तो आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करवा दे या फिर इंटरव्यू, है ना। कुछ नहीं पता होता किसका रिसोर्स कब काम आ जाए। सो लव यू ऑल गाइस, बाय, गुड नाइट। मिलूंगा आपसे मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।